कि कल्ब माहौल में लर्जा शररे जंग है आज, हौसले वक्त और दीस के एक रंग है आज, हुस्न और इश्क हम आवाज और हम आहंग है आज, जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है। मैंने जो एक छोटी सी उम्र में कैफी साहब का जो इंतखाब किया अपने हम सफर के लिए, तो मैं समझती हूँ 47 साल गुजरने के बाद भी मेरा ख्याल है कि मेरा सिलेक्शन बिल्कुल सही था। दोस्तों नमस्कार। तरक्की पसंद तहरीक का कारवां श्रृंखला की 16वीं कड़ी में पेश है कैफी आज़मी पर डॉक्यूमेंट्री। इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट लिखी है लेखक पत्रकार जाहिद खान ने। कैफी आज़मी तरक्की पसंद तहरीक के अगुआ और उर्दू अदब के अजीम शायर थे। तरक्की पसंद तहरीक को आगे बढ़ाने और उर्दू अदब को आबाद करने में उनका बड़ा योगदान है। वे इंसान के बीच समानता और भाईचारे के बड़े हामी थे। उन्होंने अपने अदब के ज़रिए इंसान के हक, हुकूक और इंसाफ की लंबी लड़ाई लड़ी। मुल्क की साझा संस्कृति को आवाम तक पहुंचाया। मशहूर कथाकार भीष्म साहनी ने कैफी आज़मी की शायरी की खुसूसियत को बयां करते हुए एक जगह लिखा है, उनकी कविता के गहरे प्रभाव से इनकार नहीं, उसमें बड़ा दर्द है, बड़ी तड़प है। वो दिल की गहराइयों में से निकलने वाली अन्याय का विरोध और गहरी मानवीयता जगाने वाली कविता है। सैयद अतहर हुसैन रिजवी उर्फ कैफी आज़मी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के छोटे से गांव मिजवा में 14 जनवरी 1919 को एक जमींदार परिवार में हुआ। बचपन में ही वे शायरी करने लगे थे। 11 साल की उम्र में लिखी गई उनकी पहली गज़ल को आगे चलकर गज़ल गायिका बेगम अख्तर ने अपनी मखमली आवाज़ दी। ये गज़ल उस ज़माने में खूब मकबूल हुई। आगे चलकर कैफी आज़मी ने बेगम अख्तर की फरमाइश पर और भी कुछ गज़लें लिखीं, जिन्हें अपनी आवाज़ में अमर बना दिया। शायरी की ओर कैफी आज़मी का रुझान कैसे हुआ, ये उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मैंने जिस माहौल में जन्म लिया उसमें शायरी रची बसी थी पूरी तरह। मसलन मेरे 5 भाइयों में से 3 बड़े भाई बाकायदा शायर थे। मेरे वालिद खुद शायर तो नहीं थे, लेकिन उनके शायरी का ज़ौक़ बहुत बुलंद था और इसकी वजह से घर में तमाम उर्दू फारसी के उस्तादों के दीवान मौजूद थे, जो उस वक्त मुझे पढ़ने को मिले जब कुछ समझ में नहीं आता था। जिस उम्र में बच्चे आमतौर पर जिद करके अपने बुजुर्गान से परियों की कहानियां सुना करते थे, मैं हर रात जिद करके अपनी बड़ी बहन से मीर अनीस का कलाम सुना करता था। उस वक्त मीर अनीस का कलाम समझ में तो खाक आता था, लेकिन उसका असर दिलो दिमाग पे इतना था कि जब तक मैं 10-12 बंद उस मरसिये के रात को न सुन लेता तो मुझे नींद नहीं आती थी। इस हालात में मेरी ज़हनी परवरिश हुई और इन्हीं हालात में शायरी की इब्तिदा हुई। बावजूद इसके कैफी आज़मी के घर वाले चाहते थे परिवार में एक मौलवी हो, लिहाजा उन्हें लखनऊ के मशहूर सुल्तानुल मदारिस में पढ़ने के लिए भेजा गया। मदारिस में लखनऊ में करवा दिया। यहाँ पढ़ाई करते हुए कैफी ने मदारिस के उसूलों के खिलाफ हड़ताल करवा दी। लेकिन कैफी तो कुछ और करने के लिए बने थे। शुक्रगुजार हूँ उन मौलवियों का जिन्हें देख के मुझे बाहर निकल के सिर्फ जद्दोजहद करने का अज़्म रह गया और सिर्फ दुनिया के लिए, जन्नत के लिए मैंने उसके बाद कोई काम नहीं किया। मौलवी बनने का ख्याल भले ही उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन अपनी पढ़ाई जारी रखी और प्राइवेट इम्तिहानात देकर उर्दू, फारसी और अरबी की कुछ डिग्रियां हासिल की। किसी कॉलेज में सीधे एफए में दाखिला लेकर वह अंग्रेजी पढ़ना चाहते थे, लेकिन सियासत और शायरी का जुनून
उनके सिर इतना चढ़ा कि पढ़ाई पीछे छूट गई। अली अब्बास हुसैनी, सैयद एहतशाम हुसैन और अली सरदार जाफरी की संगत में कैफी आज़मी ने मार्क्सवाद का कहरा सीखा। बाद में ट्रेड यूनियन राजनीति से वो जुड़ गए। ट्रेड यूनियन की राजनीति के सिलसिले में ही उनका कानपुर जाना हुआ। कपड़ा मिल और चमड़ा कारखानों की मजदूर यूनियनों से जुड़कर कैफी आज़मी ने मजदूर कामगारों के शोषण और गरीबी को करीब से देखा। सरमादारों का हकीकी किरदार जाना। यही तजर्बात उनकी शायरी में नुमायां हुए। मजदूर और किसानों के संघर्ष से प्रेरणा लेकर उन्होंने उस वक्त कई शानदार नज़में लिखीं, जैसे आखिरी इम्तिहान, सुर जन्नत, मौजूदा जंग और तरक्की पसंद अनासिर, रूसी औरत का नारा, जेल के दर पर, किरण, नए खाके, औरत, मकान, मुगालता, तुम मोहब्बत को छिपाती क्यों हो जैसी इंकलाबी नज़में और लंबी मसनवी खाना जंगी इसी दरमियान लिखी गई। ये सारी नज़में उनकी पहली किताब झनकार में शामिल हैं। कौमी जंग और नया अदब जैसे पत्र पत्रिकाओं में कैफी आज़मी के शुरुआती नज़में और गज़लें प्रकाशित हुईं। रोमानियत और गज़लियत से अलग हटकर उन्होंने अपनी नज़मों गज़लों को समकालीन समस्याओं के सांचे में ढाला। कैफी आज़मी का दौर वो दौर था जब पूरे मुल्क में आज़ादी की लड़ाई फैसलाकुन मोड़ पर थी। मुल्क में जगह जगह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे। किसानों और कामगारों में एक गुस्सा था जिसे तरक्की पसंद तहरीक ने एक दिशा प्रदान की। इस तहरीक से जुड़े सभी अहम शायरों की तरह कैफी आज़मी ने भी अपनी नज़मों से प्रतिरोध की आवाज़ बुलंद की। किसानों और कामगारों की सभाओं में वे जब अपनी नज़्म पढ़ते तो लोग आंदोलित हो जाते थे, ख़ास तौर से जब अपनी 150 अशार की मसनवी खाना जंगी सुनाते तो हजारों लोगों का मजमा इसे दम साधे सुनता रहता। ऐ बहार उनको कुछ तसल्ली दे, बहनें रोती हैं भाइयों के लिए, तेरी रूहानियत का क्या कहना, तूने बच्चों का खून चूस लिया, खून मजहब पर, खून ईमान पर, खून वेदों पर, खून कुरान पर, लाश टीपू से सूरता की लाश, लाश नानक के पेशवा की लाश, लाश स्वराज की, खिलाफत की, लाश हर जहद हर बगावत की। लो मोहम्मद अली की लाश है ये, लो तिलक से बली की लाश है ये, लो भगत सिंह से जवान की लाश, लो ये है मोपला किसान की लाश, लाश है ये अखंड भारत की। हो कहाँ फितना दोस्त रहबरो, आओ लाशें जरा शुमार करें, लो ये इनाम रहनुमाई का, लो ये लाशों का खून का तोहफा। कैफी आज़मी आगे चलकर पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। एक ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता के तौर पर 1943 में जब वह मुंबई पहुंचे तब उनकी उम्र महज 23 साल थी। उस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मुंबई इकाई नई नई कायम हुई थी। वो पढ़ पढ़ के उनको मुतासिर हुए कैफी, और फिर हम लोगों के साथ आ गए। उन्होंने फिर मार्क्सिज्म पढ़ना भी शुरू की और सोशलिज्म के बारे में मालूमात हासिल की। जी हाँ, मैं कम्युनिस्ट पार्टी में आ चुका था, कम्युनिस्ट हो चुका था, उसके बाद वो कम्युनिस्ट हुए। वे पार्टी के होल टाइमर के तौर पर काम करने लगे। पार्टी के दीगर कामों के अलावा उर्दू दैनिक, कौमी जंग और मजदूर मोहल्ला के एडिटोरियल डिपार्टमेंट में उन्होंने अलग अलग ओहदे संभाले। इस दरमियान कैफी आज़मी ने उर्दू अदब की मैगजीन नया अदब का भी संपादन किया। मजदूरों के उन्होंने कई संगठन बनाए। प्रगतिशील लेखक संघ और इप्टा के कार्यक्रमों एवं बैठकों में कैफी आज़मी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करते थे। पार्टी कम्यून में
कैफी आज़मी का एक कमरे का छोटा सा घर ऑफिस भी हुआ करता था, जहां हमेशा यूनियन लीडरों और पार्टी कार्यकर्ताओं का जमघट लगा रहता था। कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने के बाद कैफी आज़मी का आंदोलन से वास्ता आखिरी सांस तक बना रहा। साम्यवादी नज़रिए का ही असर है कि उनकी समूची शायरी में प्रतिरोध के सुर बुलंद मिलते हैं। ना करो मेरी जान इनसे उनसे, अफसाने सब अजनबी है यहाँ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भूमिगत जीवन गुजार चुके कैफी आज़मी ने साम्राज्यवाद का खुलकर विरोध किया। लुटने वाला है दम भर में हुकूमत का सुहाग, लगने ही वाली है जेलों दफ्तरों थानों में आग, मिटने ही वाला है खून आशाम देवजर का राज, आने ही वाला है ठोकर में उलटकर सर से ताज। कैफी आज़मी एक प्रतिबद्ध वामपंथी थे। अपनी जिंदगी के आखिर तक वे साम्यवादी विचारों में रचे पगे रहे। इस ख्याल से उनका नाता कभी नहीं छूटा। उनकी एक नहीं कई ऐसी नज़में हैं जिनमें उनके साम्यवादी ख्याल नुमायां हुए हैं। दीगर तरक्की पसंद शायरों की तरह कैफी आज़मी ने भी अपनी शायरी की इब्तिदा रोमानी गज़लों से की, लेकिन बाद में वे पूरी तरह से नज़मों की ओर आ गए। तुम खुदा हो, खुदा के बेटे हो, या फ़कत अमन के पैगंबर हो, या किसी का हंसी तखय्युल हो, जो भी हो मुझको अच्छे लगते हो, मुझको सच्चे लगते हो। मुल्क की आज़ादी की तहरीक में उन्होंने वतन परस्ती में डूबी इनकलाबी नज़में लिखीं, जिसमें उनका समाजवादी फ़लसफ़ा साफ नज़र आता है। तो आज़ादी के बाद मुल्क में बढ़ती फ़िरका परस्ती और सांप्रदायिक कट्टरता उनके निशाने पर साफ तौर पर रही। कैफी आज़मी के शायरी के बारे में अफसाना निगार कृष्णचंद्र का ख्याल था, वही व्यक्ति ऐसी शायरी कर सकता है जिसने पत्थरों से सिर टकराया हो और सारे जहां के गम अपने सीने में समेट लिए हो। 1944 में महज 26 साल की छोटी सी उम्र में कैफी आज़मी का पहला गज़ल मजमुआ झंकार प्रकाशित हो गया था। प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक सदस्य सज्जाद ज़हीर ने उनके इस मजमुए की शायरी की तारीफ में जो बात लिखी, वो उनके तमाम कलाम की जैसे अक्कासी है। आधुनिक उर्दू शायरी के बाग में नया फूल खिला है, एक सुर्ख फूल। आखिर शब इब्लीस की मजलिस शूरा और आवारा सजदे कैफी आज़मी के दीगर काव्य संग्रह हैं। कैफी आज़मी ने इंकलाब और आज़ादी के हक में खूब लिखा। इसके एवज में उन्हें कई पाबंदियां और तकलीफ़ें भी झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपने बगावती तेवर नहीं बदले। कैफी आज़मी शायर और नगमा निगार के अलावा कॉलम निगार भी थे। उनके कॉलम उस वक्त के मशहूर उर्दू वीकली ब्लिट्ज में नियमित रूप से प्रकाशित होते थे। नई गुलिस्तान नाम से छपने वाला ये कॉलम राजनीतिक व्यंग्य होता था, जिसमें समसामयिक मसलों पर वे तीखे व्यंग्य करते थे। उनके कॉलम नई गुलिस्तान नाम से ही एक किताब में प्रकाशित हुए हैं। तकरीबन 600 पेज की ये किताब 2 खंडों में है। नई गुलिस्तान के अनुवादक नरेश नदीम, जिन्होंने इस किताब का संपादन भी किया है, वो कैफी के नस्र की खासियत को बयां करते हुए लिखते हैं, इस पूरे संकलन को नज्म में लिखी गई नस्र का नाम दें, जो तथाकथित नसरी नज्म से कहीं बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है, तो कुछ गलत नहीं होगा। इस पूरे संकलन में शायद ही आपको ऐसा कोई वाक्य मिले जिसमें कैफी ने अपनी शायराना फितरत छोड़ी हो और काफिया पैमाई ना की हो। यानी कि कैफी की नस्र भी बड़े ठस्से के साथ ये कहती है कि मैं किसी नस्र निगार की नहीं,
एक शायर की रचना हूं। कैफी आज़मी को शादी के बाद आर्थिक परेशानियों और मजबूरियों के चलते मुंबई के एक व्यावसायिक अखबार जमहूरियत के लिए रोज़ाना एक नज़्म लिखनी पड़ी थी। उसी दौर में फिल्मों में गीत लिखना शुरू कर दिया। 1948 में निर्माता शाहिद लतीफ़ की फिल्म बुज़दिल में उन्होंने अपना पहला फिल्मी नगमा लिखा। करीब 80 फिल्मों में गीत लिखने वाले कैफी के गीतों में जिंदगी के सभी रंग दिखाई पड़ते हैं। इतनी सच्चाई है इन आँखों में, खोटे सिक्के भी खरे हो जाए, तू कभी प्यार से देखे। फिल्म में आने के बाद भी उन्होंने अपने नगमों शायरी का मेयार नहीं गिरने दिया। रूह बेचैन है, एक दिल की अजियत क्या है, दिल ही शोला है तो ये सोज़े मोहब्बत क्या है, वो मुझे भूल गई इसकी शिकायत क्या है, रंज तो ये है कि रो रो के भुलाया होगा। आए सबा लौट के किस शहर से तू आती है, तेरे हर झोंके से बारूद की बू आती है। खून कहाँ बहता है इंसान का पानी की तरह, जिससे तू रोज यहाँ करके वजू आती है। सिने इतिहास के क्लासिक प्यासा, कागज़ के फूल के लाजवाब नगमे उन्हीं की कलम से निकले हैं। सुनो के हिंदू है भगवान, अल्लाह मुसलमान है। अनुपमा, हकीकत, हंसते जख्म, पाकीज़ा वगैरह फिल्मों के शायराना नगमों ने उन्हें फिल्मी दुनिया में स्थापित कर दिया। फिल्म हीर रांझा में कैफी ने न सिर्फ गीत लिखे बल्कि शायरी में पूरे डायलॉग भी लिखने का कठिन काम किया। जब से देखा तुझको दुनिया की तरफ देखा नहीं, जब से चाहा तुझको अपनी याद भी आई नहीं, तुझको पाना जिंदगी है, तुझको खोना मौत है। हिंदी फिल्मों में यह अपनी तरह का पहला प्रयोग था। फिल्मों से कैफी आज़मी का संबंध आजीविका तक ही सीमित रहा। उन्होंने अपने शायरी और आदर्शों से कभी समझौता नहीं किया। कैफी आज़मी ने फिल्मों के लिए जो गीत लिखे वे किताब मेरी आवाज़ सुनो में संकलित हैं। 1973 में देश के बंटवारे पर केंद्रित फिल्म गर्म हवा की कहानी, संवाद और पटकथा लिखने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। यही नहीं, इसी फिल्म पर संवादों के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। सीम हुआ मुल्क तो दिल हो गए टुकड़े, हर सीने में तूफान वहाँ भी था यहाँ भी, हर घर में चिता जलती थी लहराते थे शोले, हर शहर में शमशान वहाँ भी था यहाँ भी। कैफी आज़मी जब मुंबई आए तो तरक्की पसंद तहरीक के दागबेल सज्जाद ज़हीर डाल चुके थे। कैफी आज़मी ने मुंबई में प्रगतिशील लेखक संघ कायम करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और यहाँ बहुत बड़ा संगठन बनाया। आगे चलकर तरक्की पसंद तहरीक के अहम लीडर के तौर पर उन्होंने देश भर में दौरे किए और लोगों को अपने साथ जोड़ा। इकबाल का दौर खत्म हो चुका था, जोशमलियाबादी की आवाज गूंज रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी मैदान में थी और तरक्की पसंद तहरीक जवान हो रही थी। जो एजुकेशनल शायरी थी उसके लिए कैफी की आवाज, कैफी की शख्सियत, पढ़ने का अंदाज खास चीज थी। कैफी आज़मी बंटवारे और सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी थे। भारत पाक विभाजन के समय पार्टी ने फैज़ अहमद फैज़ को जहां पाकिस्तान पहुंचा दिया तो वहीं कैफी ने हिंदुस्तान में ही रहकर काम किया। सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता जैसी अमानवीय प्रवृत्तियों पर प्रहार करते हुए कैफी आज़मी ने अपनी नज़्म लखनऊ तो नहीं में लिखते हैं। अज़ा में बहते थे आंसू यहाँ लहू तो नहीं, ये कोई और जगह होगी लखनऊ तो नहीं, यहाँ तो चलती हैं छुरियां जवान से पहले, ये मीर अनीस की आतश की गुफ्तगू तो नहीं। कैफी आज़मी मुंबई में चाल के जिस कमरे में रहते थे वहीं उनके आसपास बड़ी तादाद में मज़दूर और कामगार रहते थे। मज़दूरों कामगारों के बीच रहते हुए उन्होंने उनके दुख दर्द को समझा और करीब से देखा। मज़दूरों
मजलूमों का यही संघर्ष उनकी बात की नज़मों में साफ दिखाई देता है। मिसाल के तौर पर उनकी नज़्म मकान देखिए। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने, कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामुदर और जरा और संवारे हमने। कैफी के नज़्म उस वक्त खूब मशहूर हुई। नज़्म को फिल्म डायरेक्टर शाहिद लतीफ़ ने अपनी फिल्म सोने की चिड़िया में भी इस्तेमाल किया। दोस्तों, आज से 3 दिन बाद यानी 14 जनवरी को तरक्की पसंद तहरीक के अजीम शायर और संगठनकर्ता कैफी आज़मी साहब का जन्मदिन है और हम उन्हें उनकी खिदमात के संदर्भ से तरक्की पसंद तहरीक के मजबूत करने के लिए उनके महत्वपूर्ण प्रयासों के संदर्भ से याद कर रहे हैं। कैफी साहब का आगमन ऐवान उर्दू शायरी में उनके मजमूए झंकार के साथ होता है और उनका जो समग्र मेरे सामने है सरमाया, तो सरमाया के शुरू में ही कैफी साहब ने मैं और मेरी शायरी के हवाले से जो एक आत्मकथात्मक लेख लिखा है, उसकी शुरुआत ही यहाँ से होती है कि अपने बारे में अपने यकीन के साथ मैं यही कह सकता हूँ कि मैं महकूम यानी पराधीन हिंदुस्तान में मेरा जन्म हुआ और आज़ाद हिंदुस्तान में मैं बूढ़ा हुआ और सोशलिस्ट हिंदुस्तान में मैं मरूंगा। तो भले कैफी साहब का निधन सोशलिस्ट हिंदुस्तान में न हुआ हो, लेकिन उनका ये विचार बाद की पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। कैफी साहब को उनके एक शेर के संदर्भ से उनका समूचा व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाता है। जिंदगी चलती रही कांटों पे अंगारों पर, जब मिली इतनी सुबह इतनी हंसी शाल तुझे। तो कैफी साहब का 1940 से लेकर बाद तक का जो पूरा जिंदगी का सफर है वो कांटों और अंगारों पर चलने का ही उनका सफर है, लेकिन कहीं भी उन्होंने उस आशावाद के दामन को नहीं छोड़ा। ऐलान हक में खतरे दारो रसन तो है, ऐलान हक में खतरे दारो रसन तो है, लेकिन सवाल ये है कि दारो रसन के बाद, ये है एक तरक्की पसंद शायर की आवाज, लेकिन सवाल ये है कि दारो रसन के बाद, दारो रसन के बाद भी जीवन में अदम्य आस्था, ये एक प्रगतिशील शायर ही व्यक्त कर सकता है। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात तो फुटपाथ पे नींद ना आएगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। जो ये मानकर बैठे हैं कि जो यथा स्थिति है या जिस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे सामने हैं, या ये शोषण पर आधारित व्यवस्था या भेदभाव या नफरत पर आधारित व्यवस्था जो आज है, ये बदली नहीं जा सकती, ये ख्याल बहुत गलत है। कैफी साहब, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। ये जो लौह दीवार, आहनी दीवार नजर आ रही है, ये यूं ही नहीं रहेगी, इसमें यकीनन कोई ना कोई खिड़की ऐसी खुलेगी जो एक शोषण मुक्त समाज और एक ताजा आबो हवा को आने के लिए एक रास्ता देगी। कैफी साहब, जो तरक्की पसंद तहरीक है, सारी तरक्की पसंद तहरीक जो स्वाधीनता संग्राम के जो मूल्य थे, उन मूल्यों को लेकर आगे बढ़ी और जितने भी हमारे तरक्की पसंद शायर हैं, वो भारतीय स्वाधीनता संग्राम से अर्जित जो मूल्य थे, धर्मनिरपेक्षता
और जनवाद और सामाजिक आर्थिक समानता के जो मूल्य थे, उन मूल्यों को अपनी शायरी में उन्होंने जगह दी। और सबसे बड़ा संकट जो हमारे सामने दरपेश है वो है हमारी जो समन्वित संस्कृति के सरगम को सुरक्षित रखना, हमारे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की हिफाजत को बरकरार रखना। इस संकट का बहुत ही दृढ़ता के साथ और बहुत कलात्मक रूप से जो अभिव्यक्ति कैफी साहब की शायरी में मिलती है, जिसके उदाहरण के बतौर सोमनाथ जैसी जो मशहूर नज्म है, बुत शिकन कोई कहीं से भी ना आने पाए, हमने कुछ बुत अभी सीने में सजा रखे हैं, अपनी यादों में बसा रखे हैं। जहाँ नज्म खत्म होती है, वहशते बुत शिकनी देख के हैरान हूं मैं, बुत परस्ती मेरा शैवा है कि इंसान हूं मैं, एक न एक बुत तो हर एक दिल में छिपा रहता है, जिसके सोनामों में एक नाम खुदा होता है। और दूसरा बनबाद जो नज्म है, वो नज्म तो आज के हालात में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की हिफाजत की जो चुनौती है, उस चुनौती को बहुत ही प्रभावशाली और कलात्मक अंदाज में व्यक्त करती है। राम वनवास से जब लौट के घर में आए, याद जंगल बहुत आए जो नगर में आए, रख्से दीवानगी आंगन में जो देखा होगा, 6 दिसंबर को श्री राम ने सोचा होगा, इतने दीवाने कहाँ से मेरे घर में आए। जहाँ नज्म खत्म होती है, पांव सरजू में श्री राम ने धोए भी न थे, कि नजर आए वहां खून के गहरे धब्बे, पांव धोए बिना सरजू के किनारे से उठे, राम ये कहते हुए अपने द्वारे से उठे, राजधानी की फजा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा बनवास मुझे। कैफी की मैं 2 नज़मों का नाम लूं, जिसमें से एक तो है मकान और दूसरे है इब्ने मरियम। उसमें जो कैफी ने इमेजरी दी है वो बड़ी ताज़ा है और वो बहुत ओरिजिनल है। अली सरदार जाफरी की तरह कैफी ने भी शायरी को हुस्न, इश्क और जिस्म से बाहर निकालकर आम आदमी के दुख दर्द, संघर्ष तक पहुंचाया। शायरी को जिंदगी की सच्चाइयों से जोड़ा। कैफी आज़मी अत्याचार, असमानता, अन्याय और शोषण के खिलाफ ताउम्र लड़े और अपनी शायरी नज़मों से लोगों को भी अपने साथ जोड़ा। आज़ादी के बाद कैफी ने समाजवादी भारत का तस्वुर किया था। स्वाधीनता के पूंजीवादी स्वरूप की उन्होंने हमेशा आलोचना की। अपनी नज़्म कौमी हुक्मरां में तत्कालीन भारतीय शासकों की आलोचना करते हुए उन्होंने लिखा है, रहजनों से मुफाहमत करके राहबर काफिला लुटाते हैं, लेने उठे थे खून का बदला, हाथ जल्लाद का बटाते हैं। कैफी के यही आक्रामक तेवर आगे भी बरकरार रहे। उनके शायरी में समाजी सियासी बेदारी साफ साफ दिखाई देती है। सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक सद्भाव को उन्होंने हमेशा अपने शायरी में बढ़ावा दिया। स्त्री पुरुष समानता और स्त्री स्वतंत्रता के हिमायती कैफी आज़मी अपनी मशहूर नज़्म औरत में लिखते हैं,
कैफी आज़मी भारतीय जननाट्य संघ यानी इप्टा के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने आखिरी शमा और ज़हर इश्क जैसे ड्रामे भी लिखे। आखिरी शमा में मुख्य किरदार मिर्ज़ा गालिब का था। उस वक्त ड्रामे में ये रोल मशहूर अदाकार बलराज साहनी ने अदा किया। कैफी आज़मी इप्टा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ओहदे पर कई साल तक रहे। उनके कार्यकाल में इप्टा के शाखाओं का पूरे भारत में विस्तार हुआ। इप्टा को वे आम जन तक अपनी बात पहुंचाने का सार्थक और सरल तरीका मानते थे।
कैफी आज़मी फ़िरका परस्ती और मजहबी कट्टरता के हमेशा खिलाफ रहे। अपनी नज़मों सोमनाथ, सांप, बहुरूपनी, लखनऊ तो नहीं और दूसरा बनवास में उन्होंने इन इंसानियत विरोधी प्रवृत्तियों की खुलकर मुखालफत की है। अपनी एक नज़्म सोमनाथ में सांप्रदायिक नेताओं और कट्टरपंथियों पर निशाना साधते हुए वे कहते हैं, बुत शिकन कोई कहीं से भी ना आने पाए, हमने कुछ बुत अभी सपने में साज रखे हैं, अपने ख्वाबों में बसा रखे हैं। दिल पे ये सोच के पथराव करो दीवानों कि जहां हमने सनम अपने छुपा रखे हैं, वहीं गजनी के खुदा रखे हैं। तुम बनाओ तो खुदा जाने बनाओ क्या, अपने जैसा ही बनाया तो कयामत होगी। प्यार होगा न जमाने में मोहब्बत होगी, दुश्मनी होगी अदावत होगी, हमसे उसकी ना इबादत होगी। वहशते बुत शिकनी देख के हैरा हूँ मैं, बुत परस्ती मेरा शेवा है कि इंसान हूँ मैं। एक ना एक बुत तो हर एक दिल में छिपा होता है, उसके 100 नामों में एक नाम खुदा होता है। कैफी आज़मी महज एक अदीब ही नहीं थे बल्कि एक्टिविस्ट भी थे। जब भी ज़रूरत पड़ी वे बिना किसी खौफ के सड़कों पर उतरे। साल 1989 में इप्टा ने उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता और पुनरुत्थानवाद विरोधी 5 दिवसीय सद्भावना यात्रा निकाली। ये वो दौर था जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामला सुर्खियों में था। इस मुद्दे को लेकर पूरे मुल्क में सांप्रदायिक तनाव चरम पर था। बीमारी के बावजूद कैफी आज़मी इस सद्भावना यात्रा में शामिल हुए। व्हीलचेयर पर बैठकर उन्होंने ये पूरा सफर तय किया। इस यात्रा में उन्होंने जगह जगह आवाम से सीधा संवाद कायम किया। अपनी नज़मों और गज़लों के मार्फत उन्होंने समझाने की कोशिश की। एक दो जगह इस यात्रा पर हमला भी हुआ, मगर वे हिम्मत नहीं हारे। तमाम प्रगतिशील और जनवादी ताकतों की कोशिशों के बाद भी 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस कर दी गई। इस घटना ने देश में सांप्रदायिक विभाजन को और बढ़ाया। हिंदू मुस्लिम के बीच शक की दीवारें खड़ी हुईं। कैफी आज़मी जिन्होंने खुद बंटवारे का दंश भोगा था, वे एक बार फिर सांप्रदायिक सौहार्द के लिए आगे आए। अपनी चर्चित नज़्म दूसरा वनवास में उन्होंने लिखा है, पांव सरजू में अभी राम ने धोए भी न थे कि नजर आए वहाँ खून के गहरे धब्बे। पांव धोए बिना सरजू के किनारे से उठे, राम ये कहते हुए अपने द्वारे से उठे, राजधानी की फजा आई नहीं रास मुझे। प्रसिद्ध आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी ने दूसरा वनवास का मूल्यांकन करते हुए एक जगह लिखा है, इस कविता से हमें ये पता चलता है कि जब कोई ऐतिहासिक मोड़ आता है या संस्कृति का कोई ऐतिहासिक संकट आ जाता है, तो एक बड़े कवि की कविता किस तरह से उस संकट के समानांतर खड़ी हो जाती है। मैं उर्दू के और भी कवियों का सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसी कविता उर्दू का कोई दूसरा कवि शायद ही लिख सकता था। बहरहाल अपनी सांप्रदायिकता विरोधी नज़मों की वजह से कैफी आज़मी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मजहब के कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे। पीर तस्मापा नज़्म को पढ़कर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने तो उन्हें दहरिया यानी नास्तिक शायर तक करार दे दिया। उन पर ब्लास्फेमी की तोहमत लगाई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। सांप्रदायिक सियासत और मजहबी कट्टरता को निशाना बनाते हुए कैफी आज़मी ने अपनी नज़्म सांप में लिखा, ये सांप आज जो फन उठाए मेरे रास्ते में खड़ा है, पड़ा था कदम चांद पर मेरा जिस दिन, उसी दिन इसे मार डाला था मैंने। ये हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं, ये दोनों का मग़ज़ और खून चाटता है। बने जब ये हिंदू मुसलमान इंसान, उसी दिन ये कमबख्त
मर जाएगा। कैफी साहब मेरे ख्याल में दूसरी तरह के लोगों में थे कि अगर एक तरफ उनका ताल्लुक हमारी आवामी ज़िंदगी से था तो दूसरी तरफ उनका ताल्लुक शेर व शायरी से था और दोनों में कोई फ़र्क नहीं था। साल 1974 में आई आवारा सजदे कैफी की आखिरी किताब है। ये किताब आज़ादी के बाद के 25 सालों का एक तटस्थ लेखा जोखा है। सरकारों से उनकी जो अपेक्षाएं और उम्मीदें थी, उनके टूटने का दर्द भी इस किताब में शामिल है। वामपंथी आंदोलन के भटकाव पर भी उनकी नुक्ताए नज़र है। किताब में शामिल आवारा सजदे, दायरा, दोपहर, आखिरी रात, मेरा माजी, मेरे कांधे पर और इंतशार वगैरह नज़मों में वे बड़ी ही तल्खी से इन सवालों को उठाते हैं। कभी जुमूद कभी सिर्फ इंतशार सा है, जहां को अपनी तबाही का इंतजार सा है। हुई तो कैसे बयाबा में आके शाम हुई, कि जो मजार यहाँ है मेरा मजार सा है। कोई तो सूझ चुका है, कोई तो जिम्मा ले, उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। आपकी शायरी में जो सबसे ख़ास बात लगती है वो ये है कि उनके जो सबसे पर्सनल प्रॉब्लम है वो सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम नहीं रहती है, इट बिकम्स द प्रॉब्लम ऑफ द यूनिवर्स। नज़्म इंतशार में उनका अंदाज़े बयां है, जो कुछ भी हूँ वो मुझे विरसे में मिला है अपने वालिद से और अपनी अम्मा से, और दोनों अपनी तरह से बहुत बड़ी शख्सियतें हैं, बहुत बड़े फनकार हैं। कैफी आज़मी की वैसे तो सभी नज़में एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन तेलंगाना, बांग्लादेश, फरघाना, मास्को, औरत, मकान, बहुरूपणी, दूसरा बनवास, जिंदगी, आवारा सजदे, इब्ने मरियम और हुस्न नज़मों का कोई जवाब नहीं है। उर्दू अदब के बड़े नक्काद मोहम्मद हसन कैफी आज़मी को नई तरहदारी का शायर करार देते हुए लिखते हैं, कैफी की शायरी एक ऐसे हसास शख्स की शायरी है जो वैज्ञानिक सोच को पूरे तौर पर अपनाकर नाउम्मीदी के अंधेरों में भी जिंदगी की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत रखता है और अपनी शख्सियत और शायरी को इंसान के उस अजीम संघर्ष का हिस्सा मानता है जो इस पूरी कायनात की इब्तिदा से जारी है और इस रहती दुनिया तक जारी रहेगा, और उसके नतीजे में सभ्यता और संस्कृति की सारी खुशकिस्मती, जबान और शेर की सारी मुलायमियत और तालीम और कर्तव्य के सारे ताजमहल इंसान को हासिल हुए हैं। कैफी उस संघर्ष के सिपाही भी हैं और बैरागी भी। एक दो भी नहीं 26 दिए एक एक करके जलाए मैंने, एक दिया नाम का एक चहती का, रोशनी उसकी जहां तक पहुंची। कौम को लड़ते झगड़ते देखा, माँ के आंचल में है जितने पैबंद, सबको एक साथ उघड़ते देखा। दूर से बीबी ने झल्ला के कहा, तेल महंगा भी है मिलता भी नहीं, क्यों दिए इतने जला रखे हैं। अपने घर में न झरोखा न मुंडेर, ताक सपनों के सजा रखे हैं। आया गुस्से का एक ऐसा झोंका, बुझ गए सारे दिए। हाँ मगर एक दिया नाम है जिसका उम्मीद झिलमिलाता ही चला जाता है। मुद्दतों में एक अंधे कुएं में असीर, सर पटकता रहा गिड़गिड़ाता रहा, रोशनी चाहिए चांदनी चाहिए जिंदगी चाहिए, रोशनी प्यार की चांदनी यार की जिंदगी दार की। कैफी आज़मी को उर्दू अदब से सबसे ज्यादा पुरस्कार पाने वाला शायर माना जाता है। कैफी आज़मी को पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार, महाराष्ट्र सरकार का उर्दू अकादमी का संत ज्ञानेश्वर पुरस्कार, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवा भारती पुरस्कार, विश्व भारती विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि के अलावा उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से भी नवाजा गया, जैसे अफ्रो एशियन पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार आदि। बावजूद इसके वे अपने लिए सबसे बड़ा सम्मान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लाल कार्ड को समझते थे
और उसे हमेशा अपनी जेब में रखते थे। वामपंथी विचारधारा में उनका अकीदा आखिर तक रहा। अपने व्यवहार में वे पूरी तरह से वामपंथी थे। लेखन और उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं था। मुंबई आने के बाद भी उनका अपने गांव मिजवा से हमेशा नाता रहा। 1973 में कैफी आजमी को लकवा मार गया था। वो जब आए तो हम लोगों ने ख्वाहिश थी कि यार इतनी कीमती आदमी अगर यहाँ आबाद हो जाते तो बहुत अच्छा। कैफी साहब से हमारे बहुत गहरे ताल्लुकात थे। जब तक वो हमको ना देख लेते थे, हम उनको ना देख लेते, चैन नहीं रहता था। अगर एक दिन नागा हो जाती है, या तो अपना आदमी को भेजते थे या तो हम आते थे। लकवे से उनका आधा हिस्सा यानी आधा जिस्म बेजान हो गया, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। जिंदगी के आखिर तक वे अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करते रहे। उत्तर प्रदेश के मिजवा गांव में जहां कैफी की पैदाइश हुई, उन्होंने अपना आखिरी वक्त बिताया। इस दौरान गांव की बुनियादी ज़रूरतों की तरफ उनका ध्यान गया। कैफी आजमी की ही वजह से इस छोटे से गांव मिजवा को पहचान मिलने के साथ साथ कई सौगातें भी मिली। उन्हीं के प्रयासों का ही नतीजा है कि अब इस गांव में सड़क, बिजली, शिक्षा और आवागमन के सभी साधन उपलब्ध हैं। खास तौर पर लड़कियों की तालीम के लिए उन्होंने वहाँ काफ़ी काम किया। उनके लिए स्कूल, कॉलेज और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र खुलवाए। नई दिल्ली से आजमगढ़ तक चलने वाली ट्रेन कैफियत एक्सप्रेस कैफी के ही नाम पर है। 1993 में कैफी आजमी ने मिजवा वेलफेयर सोसाइटी बनाई, जो आज भी इस गांव में तरक्की के कामों में आगे आगे रहती है। कैफी शौकत की बेटी फिल्म अदाकारा और सोशल वर्कर शबाना आजमी उनके इस ख्वाब को जिंदा रखे हुए हैं। मुझे इसकी खुशी है कि मेरे बच्चे मुझे बाप की हैसियत से बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और इसकी भी खुशी है कि बीवी भी बहुत साथ देती, बहुत चाहती। शौहर मुझको वो अच्छा शौहर समझती, शायद मैं हूँ भी अच्छा शौहर। मैं हैदराबाद की एक सीधी सादी सी लड़की थी और मुझे कैफी की शक्ल बहुत अच्छी लगी थी और उनकी शायरी और उनकी आवाज वगैरह, इस वजह से मैंने उनको पसंद किया था। और अपने घर के पूरे माहौल के इख्तिलाफ के बावजूद मुल्क में समाजवाद आए, कैफी आजमी का ये सपना था। वे लोगों से अक्सर ये कहा करते थे, लेकिन अफसोस कैफी आजमी की आखिरी ख्वाहिश उनके जीते जी पूरी नहीं हो सकी। उनका सपना अधूरा ही रहा। 10 मई 2002 को ये इनकलाबी शायर हमसे ये कहकर हमेशा के लिए जुदा हो गया। अग्नि माता मेरी अग्नि माता, सूखी लकड़ी की ये भारी कुंदे, जो तेरी भेंट को ले आया हूँ स्वीकार कर। और ऐसे धधक के मचलते शोले, खींच ले जोश में सूरज की सुनहरी जुल्फे, आग में आग मिले। जब मुनीश का इंतकाल हुआ है तो कैफी ने मुझे खत लिखा था। समझ में नहीं आता कि पुरसा किसको दूं। जाहिर सबसे पहले तो उनके बच्चों को और उनकी बीवी। फिर सोचता हूँ कि हम लोगों का नुकसान भी उससे कुछ कम तो नहीं। मुनीश का पुरसा तुम मुझे दो, मैं तुम्हें दूं। कोई ख्याल ही नहीं होता कि वो हमने नहीं, हमें है मौजूद, क्योंकि ऐसी हस्तियाँ कोई एक जिस्मानी तौर पर जाने से नहीं गायब। कैफी के जब इंतकाल हुआ तो मेरे समझ में नहीं आया कि वाकई मैं पुरसा किसको दूं। कहावत ये है कि शायरों के कथनी और करनी में बड़ा अंतर हो, लेकिन ये कहावत, ये मुहावरा, ये कौल जिसने भी बनाया है, मैं यकीन रखता हूँ कि वो कैफी आजमी साहब से नहीं मिला हो। कैफी साहब ने जो लिखा उसे खुद जी के दिखाया। बात 1982 के अक्टूबर-नवंबर माह की है। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय स्कूल में पढ़ने 45 दिनों के लिए दिल्ली अजय भवन गया हुआ था। हम कोई 45 लोग भारत के अलग अलग प्रांतों से पढ़ने आए थे। स्कूल के दौरान पता लगा कि कैफी आजमी आए हुए हैं और अजय भवन में ठहरे हैं। हम लोगों ने तय किया कि एक दिन कैफी साहब के साथ बैठा जाए। हम लोगों ने कैफी साहब से जब निवेदन किया कि हमारी इच्छा है कि एक दिन आप 2-2.5 घंटे हमारे साथ बैठें,
उन्होंने बड़ी सहजता और सरलता से हम लोगों का ये निवेदन स्वीकार किया। निश्चित तौर पर उस समय हम लोगों की कोई बहुत हैसियत नहीं थी। हम लोग युवा थे, 25, 26, 30 साल के सारे छात्र थे, लेकिन उन्होंने हमारा मान रखा और अगले दिन इत्तेफाक से छुट्टी का भी दिन था स्कूल में, तो अजय भवन के टॉप फ्लोर के मीटिंग हॉल में जहां हम लोग पढ़ते भी थे, वहीं पर 2-2.5 घंटे वो हमारे साथ बैठे और अपनी जिंदगी के बारे में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आंदोलन के बारे में, प्रगतिशील लेखक संघ की गतिविधियों के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने की। अपनी कुछ नज़में भी सुनाई। उनकी बीच में परिहास की भी एक वानगी देखने को मिली। जब गढ़वाल से आए एक साथी बहुगुणा ने उनसे कहा, कॉमरेड इमरजेंसी पर लिखी नज़्म सुनाइए, तो उन्होंने पूछा पलट कर कि क्या आपने लिखी थी? तो वो थोड़ा असहज हुआ, शर्मा सा गया। उसने कहा, नहीं कॉमरेड, आपने लिखी थी। खैर, उन्होंने वो नज़्म भी सुनाई। इतने बरसों बाद बैठकर सोचते हैं वो ये कि जो महान लोग होते हैं वो महान कैसे बनते हैं। तरक्की पसंद शायरों में एक ऐसा नाम जिसे हम सब बड़े एहतराम से लेते हैं। तरक्की पसंद शायरों में एक ऐसा नाम जो हमारी रगों में दौड़ता है, बहता है अकीदत बनकर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मकबूल और मशहूर शायर कैफी आज़मी की। कैफी आज़मी एक ऐसा शायर जो जिंदगी की बात करता है, जिंदगी के फलसफे की बात करता है, इश्क और रूमानियत की बात करता है और बात करता है समाज और सियासत की। इश्क से लेकर समाजी सियासी फिक्र को वही शायर अपनी तख्लीक में समेट सकता है जिसने समाज को, जिसने जिंदगी को और समाज के रेशे रेशे को बहुत नजदीक से देखा है, समझा है, परखा है, जिंदगी की तलखियों को, जिंदगियों के पीछे गम को समझा है। एक ऐसा शायर जिसका फलक वाकई इतना फैला हुआ, इतना बेकरार है, इतना रेंज है कैफी आज़मी में कि आप खुद ब खुद कह उठेंगे, आफरीन आफरीन आफरीन। एक ऐसा शायर, एक ऐसा नगमा निगार जो महबूबा के होठों पे मचल रही मुस्कुराहट को देख के फौरन ये समझ जाता है इस मुस्कुराहट के पीछे कहीं न कहीं गम पोशीदा है, और इसलिए वो कह उठता है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? यह झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही सीने में प्यार है कि नहीं। तो ये है कैफी आज़मी। लेकिन कैफी आज़मी महज अपनी महबूबा से, अपनी मासूका से इश्क व मोहब्बत की ही बात नहीं करते, बल्कि अपनी महबूबा को, अपनी माशूका को बहुत ही हाई पेडेस्टल पे रखते हैं और साथ लिए चलने की बात करते हैं। और तभी तो वो कहते हैं, जिस्त के आहनी सांचे में ढलना है तुझे, जिस्त के आहनी सांचे में ढलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। हिंदी अदब में, हिंदी साहित्य में जब स्त्री विमर्श की बात चल रही थी, उस वक्त कैफी आज़मी ने उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे लेकर स्त्री विमर्श की बात की थी। तो ये इज्जत, ये प्रतिष्ठा, ये एजाज उन्होंने बख्शा था अपनी महबूबा को, और अपनी महबूबा के जरिए समूचे जो है स्त्री वर्ग को उन्होंने ये इज्जत सौंपी थी। कैफी आज़मी की जो नजर है, उनका जो नजर इतना बारीक है कि छोटी से छोटी चीजों को भी पकड़ता है। इंसान की जो ख्वाहिशें होती हैं, इंसान इतना उसका जो ग्रीड है, अपने अंदर का जो लोभ है, जो लालच है, वो कभी खत्म नहीं होता। और इसलिए तो कैफी आज़मी कहते हैं कि इंसान की ख्वाहिशों के कोई इंतहा नहीं, 2 गज ज़मीं भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। तो ये है कैफी आज़मी। आज जब पूरे मुल्क में जब हिंदू और मुसलमान को लेकर बात हो रही है और कम्युनल डिसहार्मनी जो बना हुआ है, जो कम्युनल हेट्रेड है, जो नफरत है, जो जहर है, कैफी आज़मी ने उस वक्त ही कहा था कि बस्ती में अपनी जो हिंदू मुसलमान बस गए, बस्ती में अपनी हिंदू मुसलमान जो बस गए, इंसान की शक्ल देखने को हम तरस गए। कितनी बड़ी बात वो कहते हैं। या फिर आज जब कंक्रीट के जंगल तैयार हो रहे हैं शहर में, जब दरख्तें काटे जा रहे हैं, जब पेड़ काटे जा रहे हैं, जब जंगलात खत्म किए जा रहे हैं, तो
कैफी आजमी कहते हैं, शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। कि जब तक उर्दू जिंदा है तब तक कैफी आजमी जिंदा रहेगा, कैफी आजमी की शायरी जिंदा रहेगी। सच तो ये है और ये सच्चाई भी है कि जब तक इंसानियत जिंदा रहेगी कैफी आजमी की शायरी जिंदा रहेगी। दोस्तों, अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस डॉक्यूमेंट्री को शेयर करिएगा, जिससे उन्हें भी अपने इतिहास को, अपने पुरखों को जानने का एक मौका मिलेगा। शुक्रिया।